एक 14 साल का बच्चा एक कत्ल की प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को बकायदा अपने रजिस्टर में नोट डाउन भी करता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको सबसे आखिर में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है मिशन डन। ये मिशन डन किसी और ने नहीं बल्कि उसी 14 साल के बच्चे ने लिखा है और ऊपर पूरी प्लानिंग लिखी है। उसने लिखा है कि किस तरीके से उसे घर में दाखिल होना है, वहाँ पर जो गैस होता है उसको लेकर आना है, दरवाजे के पास रखना है, चाकू से उसका लॉक तोड़ना है और इसके बाद आग लगा देनी है और आग लगाने के बाद दरवाज़ा बंद करके भाग जाना है। पूरी प्लानिंग लिखी है और लास्ट में लिख दिया है मिशन डन। ये बच्चा उस पूरे घर को ही उड़ाना चाहता था। वो चाहता था कि चोरी करने के बाद मैं इस तरह से बाहर निकलूं और उसके बाद धमाका हो और पूरा जो घर है वो उड़ जाए, जिसके बाद किसी को भी कोई भनक ना लगे कि आखिर अंदर हुआ क्या है। और ये 14 साल का बच्चा पुलिस को भी बकायदा गुमराह करता है, अपने कमरे में बैठकर प्लानिंग करता है, सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखता रहता है। एक मर्डर करने के बाद उसे पता रहता है कि आखिर पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, मीडिया क्या छाप रही है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, और उसी के आधार पर यह अपने बयान को बदल बदल कर पुलिस को बताता रहा। और पुलिस भी करीब करीब आप ये समझिए 5-6 दिन तक कंफ्यूज होती रही, लेकिन आखिरकार ये शातिर, चालाक और कातिल लड़का पकड़ा जाता है। ये तस्वीर है सहस्त्रा की, उम्र है 10 साल। ये हैदराबाद के कुक्कटपल्ली इलाके में रहती थी, लेकिन 18 अगस्त को इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल 18 अगस्त के रोज़ जो परिवार था, जो सहस्त्रा का, जो उनके माता पिता थे, जो पिता थे वो मैकेनिक हैं और जो माँ है वो नर्सिंग होम में काम करती थी। इनका एक छोटा भाई भी है सहस्त्रा का, जो प्ले स्कूल में पढ़ता था। और 18 तारीख को होता दरअसल ये है कि माँ ने जब टिफ़िन बनाया और उसके बाद वो सहस्त्रा ने अपने स्कूल से छुट्टी ली हुई थी, वो अपनी बेटी से कहती हैं कि जाकर तुम अपने भाई को 12 साढ़े 12 के आसपास जो लंच बॉक्स है वो दे आना और हम लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। माँ अपने नर्सिंग होम के लिए निकल जाती है और पिता अपनी शॉप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब होता दरअसल ये है कि उस रोज़ करीब 12:30 के आसपास पिता को कॉल जाता है, यानी कि जो बेटा था, जो प्ले स्कूल में लड़का पढ़ता था, उनके स्कूल से कॉल जाता है और कहा जाता है कि आपके बच्चे का लंच अभी तक नहीं आया है। इस पर पिता को लगता है कि आज तो मेरी बेटी घर पर थी सहस्त्रा, उसको लंच देने जाना था, तो वो अब तक गई क्यों नहीं। वो घर पर ट्राई करते हैं, कॉल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद उन्हें लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सहस्त्रा कहाँ चली गई, क्या पता वो भूल गई हो, सो गई हो। और इसी सिलसिले में वो वापस घर पर आते हैं करीब 12:30 के आसपास ही। और जैसे वो घर पर पहुँचते हैं, घर का डोर खोलते हैं, तो अंदर देखते जो मंजर था वो देख उनकी हालत खराब हो जाती है। वो देखते हैं कि खून के समंदर में उनकी बेटी जो है वो नहाई हुई है, बेड के ऊपर से खून रिस रहा है, पूरे फर्श पर फैला हुआ है। और सहस्त्रा का जो पेट है, जो गला है, वो पूरी तरीके से कटा हुआ है। उसकी जो कुछ छींटें हैं वो दीवार पर फैली हुई हैं और जो खून है वो लगातार, उसका बहाव इतना ज़्यादा था कि वो बहकर बेड के नीचे एक समंदर जैसा बन गया था और इतनी ज़्यादा खून में उनकी बेटी लथपथ पड़ी थी। वो देखते ही चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फ़ौरन माँ को बताया जाता है। माँ भी उस जगह पर पहुँचती हैं और बच्ची को अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उससे पहले ही कई लोगों को देखकर समझ में आ गया था कि जो बच्ची है वो मर गई है। और इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब कहानी कैसे घूमती है, तो जब पुलिस इस पूरे केस को समझने की कोशिश करती है, जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, सीसीटीवी खंगालती है, तो सीसीटीवी में पुलिस को 0 क्लू मिलते हैं। मतलब कि सीसीटीवी के अंदर कोई भी शख्स नहीं दिखता पुलिस को कि इस घर के अंदर गया है, इस घर से बाहर निकला है। 0% पुलिस को बिल्कुल, आप ये समझिए, कुछ समझ नहीं आता सीसीटीवी के जरिए। यहाँ तक कि ये भी नहीं दिखता कि उस घर के मेन डोर से कौन अंदर घुसा, कौन बाहर आया, क्या सहस्त्रा बाहर आई, क्या सहस्त्रा ने किसी को इनवाइट किया। कोई रिस्पॉन्स पुलिस को उस सीसीटीवी के जरिए नहीं मिलता। अब पुलिस का दिमाग खराब कि आखिर इस फ्लैट के अंदर आखिर हुआ ऐसा क्या, हुआ किस तरह से इस बच्ची की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार भी किया जाता है। बच्ची की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है उसका इंतजार करते हैं। तो ऐसे में पुलिस को पता लगता है कि इस बच्ची पर 21 से ज़्यादा बार वार हुए हैं और अगर ठीक से बताया जाए तो करीब 14 बार जो चाकू है वो उसके गले पर चलाया गया, उसका गला काटने की कोशिश की गई है 14 बार, और 7 बार अटैक उसके पेट पर किया गया है चाकू से। ये रिपोर्ट में आता है। इधर बच्चे के माँ बाप परेशान होते हैं। एक गली में, सोसाइटी में इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं तो बाकी पेरेंट्स भी परेशान होते हैं अपनी बच्ची को सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो उसी बिल्डिंग्स के, मतलब वहाँ पर जितनी बिल्डिंग बनी थी उन्हीं बिल्डिंग के कमरे में रह रहा है,
अपना फ़ोन चला रहा है, टीवी देख रहा है और सोशल मीडिया से एक एक अपडेट ले रहा है कि पुलिस इस केस में आगे क्या कर रही है। और जब पुलिस ने नेबर से पूछताछ करने की कोशिश की तो 14 साल का लड़का सामने और बोला कि अंकल, मैंने 18 तारीख को सुबह 10:30 के आसपास सुना था कि जो लड़की है वो डैडी डैडी चिल्ला रही थी। अब पुलिस को पहली बार एक लड़का सामने आता है जो हिम्मत करके, पुलिस को लगता है कि एक लड़के ने उन्हें कोई कहानी बताई है और उस पर उन्हें चलना चाहिए क्योंकि उन्हें अब तक तो कोई क्लू मिला नहीं। तो उन्हें लगता है पुलिस की टीम को कि हो ना हो कुछ ऐसे लड़के होंगे या घर का ही कोई शख्स होगा जो घर में होगा, जो जानता होगा कि कहाँ पर सीसीटीवी नहीं है और इस घर में दाखिल हुआ होगा और बच्ची के साथ ऐसा कुछ किया होगा या उसका मर्डर किया होगा। अब उसी बच्चे से फिर से पूछताछ की जाती है कि तुमने कुछ और सुना। तो बच्चा बोलता है, 14 साल का जो लड़का था, बताता है कि अंकल जी, मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि जो सहस्त्रा है वो अपने घर में थी और उसकी चीख आई, सिर्फ 2 बार उसने डैडी डैडी बोला और फिर वो चीख जो है खामोश हो गई, वो चुप हो गई। और उसके बाद मुझे भी लगा कि शायद ऐसे ही कुछ कोई बात होगी, घर में किसी बात पे लड़ाई हो रही होगी, इसलिए चिल्लाई होगी। और 10:30 का टाइम था। अब पुलिस सुबह के 10:30 के टाइम में उलझ जाती है और 10:30 बजे के अराउंड ही तहकीकात करना शुरू करती है। वो हर किसी से पूछती है कि आप इस टाइम पे कब थे, गार्ड से पूछा जाता है, नेबर से पूछा जाता है जो ऑफिस जाते हैं, जो कहीं बाहर गए थे, उन स्कूल, यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल में रहते थे, जो उस बिल्डिंग के जितने बच्चे स्कूल जाते थे, उनसे भी पूछा गया कि क्या आप स्कूल गए थे कि नहीं गए थे। हर किसी से पूछताछ हो जाने के बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली रहते हैं। लेकिन अभी तक 14 साल का लड़का सामने आया था, पर अब एक एआई इंजीनियर सामने आता है जो उसी बिल्डिंग में, जो सहस्त्रा का बिल्डिंग था, उसी में नीचे वाले फ्लोर पे रहता था। वो पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता और जैसा ये लड़का बता रहा है, मैंने ये भी नहीं सुना कि डैडी डैडी जैसे चिल्लाने की कोई आवाज़ आई थी। पर उस रोज़ मैंने सुबह 8:30 बजे जो ऊपर का मुंडेर होती है, 2 बिल्डिंग्स बनी होती है, मान लीजिए 2 बिल्डिंग बनी है, एक बिल्डिंग ये हो गई, एक बिल्डिंग ये हो गई। अब उसके बगल में एक मुंडेर बनी थी, उस मुंडेर पर वो एआई इंजीनियर पुलिस को बताता है कि मैंने उसी 14 साल के लड़के को वो रेंगते हुए, और जब मैंने उसे देखा तो वो छिप रहा था, तो मैंने उसे रेंगते हुए देखा, फिर वो थोड़ा सा चल रहा था और जैसे मैंने उसे देखा तो वो छिपने की भी कोशिश कर रहा था। मैंने उस मुंडेर पर देखा था और मुझे डाउट है कि शायद वो वहां से कूद कर उस बिल्डिंग में गया हो और उसने उस बच्ची के साथ ऐसा किया हो। अब पहली बार पुलिस को एक नई चीज़ पता लगती। पहले पुलिस को पता लगा कि जो बच्चा बताता है कि लड़की ने डैडी डैडी चिल्लाया था 10:30 के करीब। इधर पता लगता है कि जो 8:30 सुबह के 8:30 बजे लड़का गया था, उस मुंडेर पर टहल रहा था और छुपने की कोशिश भी कर रहा था। अब पुलिस को 2 कहानियां मिली, पुलिस ने दोनों को खोजबीन करने की कोशिश की। तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ का टाइमिंग था वो 10:30 का था ही नहीं, यानी जब चीखने की आवाज़ जो बच्चा बता रहा है वो थी ही नहीं। तो ऐसे में पुलिस को क्लियर होता है कि बच्चा झूठ तो बोल रहा है। लेकिन अब बच्चे से फिर से पूछताछ की जाती है तो बोलता है कि अंकल, मैं तो स्कूल गया था, मैं तो बाहर था, मुझे कैसे पता, मुझे तो बस ये डैडी डैडी की आवाज़ सुनाई दी थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि अगर तुम स्कूल गए थे तो 10:30 तुमने आवाज़ कैसे सुनी। बच्चा कहता है मैं जल्दी आ गया था। इस तरह से वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस भी, क्योंकि बच्चा था, स्टूडेंट है, 14 साल उम्र है, डायरेक्टली उसे पकड़ नहीं सकती। तो सबसे पहले उसके स्कूल पहुंचती है और वहां पर तहकीकात की जाती है। तो पता लगता है कि 18 तारीख को वो लड़का जो स्कूल है वहाँ पहुँचा ही नहीं, उसके रजिस्टर में उसकी एंट्री ही नहीं थी, उसकी अटेंडेंस ही नहीं थी। और जब क्लियर हो जाता है वहाँ के सीसीटीवी से कि बच्चा स्कूल आया ही नहीं है, अब उनको एक मजबूत और ठोस जो है चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद बच्चे की इंक्वायरी शुरू की जाती है। बच्चे की इंक्वायरी करने के बाद माँ से पूछा जाता है, पिता से पूछा जाता है। तो ऐसे में माँ बोलती है, यहाँ पर देखिए माँ कितनी तत्परता दिखाती है और अपने बेटे के खिलाफ, आप समझिए, एक तरीके से गवाही देती है। जब माँ से पूछा गया कि आपका बेटा कैसा है, क्या आपको डाउट हुआ नहीं हुआ, तो माँ वहाँ पर बोलती है कि देखिए 18 तारीख को मेरे बेटे ने अपने आप ही मशीन में कपड़े धो दिए और उसने नहा भी लिया सुबह सुबह। अक्सर वो ऐसा नहीं करता है। अब पहली बार जब पुलिस को ये चीज़ पता लगी कि भाई बच्चे ने नहाया भी है, उसने कपड़े भी धोए हैं, तो पुलिस माँ से पूछती है कि अक्सर क्या ऐसा करता है वो, बिना आपके बोले नहा ले, कपड़े धो ले। तो माँ ने बोला कि नहीं, वो अक्सर ऐसा नहीं करता, पर उस रोज़ उसने ऐसा किया। और जब ये बच्ची की हत्या की बात फैली तो मैं अपने बेटे से पूछा भी था कि क्या तुम्हारा सहस्त्रा के मर्डर में कोई हाथ है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हारा कोई लिंक है, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हो, तो हमें बता दो। लेकिन उनके बेटे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसने बोला कि माँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस को जब ये सारी बातें पता लगी तो सबसे पहले स्कूल का क्लू मिला, माँ के जरिए क्लू मिला, और उसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि क्यों ना बच्चे की मनोदशा पता लगाने की कोशिश की जाए, ये पता लगाया जाए कि वो क्या करता है, उसके दोस्त कौन है, उसकी आदतें क्या हैं।
तो पुलिस ने जब डिटेल निकाली तो उन्हें पता लगता है कि इस लड़के को ओटीटी देखने का बहुत शौक है। ये नेटफ्लिक्स, प्राइम पर जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, क्राइम की सीरीज़ आती है, वो देखता है, यूट्यूब पर देखता है, और इसके अलावा उसकी बुक्स खंगाली गई, उसकी किताबें खंगाली गई, तो पुलिस को ये नोट भी मिलता है। अब इस नोट में लिखा क्या था? इस नोट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप समझिए कैसे वो लिखता है कि किस तरह से आग लगानी है, किस तरह से मर्डर करना है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बच्चा लिखता है। बच्चे ने इस नोट में लिखा है कि फर्स्ट गो टू होम, मतलब कि पहले आप एक घर में दाखिल हो। आप इस नोट को पढ़िएगा, मैं इसे स्क्रीन पर लगा रही हूँ और इसका मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो कहना क्या चाहता था। जो पुलिस ने बताया कि पहले घर में दाखिल हो, फिर गैस को ले लीजिए और एक टेबल ले लीजिए, उसके बाद दरवाजे को उससे बंद कर कर लॉक तोड़िए। फिर जो गैस का लॉक होता है उसको तोड़ने के बाद, यानी नाइफ से उस लॉक को काटने के बाद घर में जाकर चोरी करिए जो सामान आपको लेना है, और वापस आते वक्त जो है आग लगा दो और दरवाजे को बंद कर दो। यहाँ पर मकसद बच्चे का यह था कि वो जब चोरी करेगा, अंदर घुसेगा, चोरी करने के बाद एक बड़ा, जब वो चोरी कर लेगा, फिर गैस लीक थी, वहाँ पर आग लगाएगा, बाहर निकलेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा इस बच्चे को लगा। उसने ये नहीं सोचा कि जब वो आग लगाएगा तो शायद वो भी उन लपटों में आ सकता है। और इसके बाद नीचे लिखा है मिशन डन, यानी कि ये पूरी प्लानिंग थी बच्चे की। अब इस बच्चे ने 2 प्लान बनाए थे। अब पुलिस कैसे उसको, उस राज को खोलती है? तो जब पुलिस को नोट मिला, इससे पुलिस समझने की कोशिश करती है कि आखिर बच्चा चाहता क्या था, और फिर इस नोट को लिया जाता है। बच्चे की डिटेल्स जो मिली थी वो ली जाती है, उसकी हिस्ट्री, जो सर्च हिस्ट्री थी वो ली जाती है, क्योंकि उसमें उसने लिखा था कि किसी को मार दो तो कैसे बचे। ये सारी चीज़ों की जो हिस्ट्री थी गूगल की, वो भी पुलिस को मिलती है। और फिर पुलिस बच्चे को बिठाती है और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो चाइल्ड के बारे में, उनके जो बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, उनको बिठाया जाता है और बच्चे से पूछताछ शुरू की जाती है। पहली बार में तो बच्चा है वो नहीं मानता, वो पुलिस को मना ही करता है, लेकिन जब उससे पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, उसको बताती है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, तो उनको बताना होगा कि सच क्या है, तब बच्चा जो है पूरी कहानी बताता है। अब इसके बाद बच्चा जो बताता है, खुलासा होता है। पुलिस ने जो पूरी कहानी समझाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो ये निकल कर आती है कि दरअसल ये जो 14 साल का बच्चा है, इसको क्रिकेट खेलने का शौक था, ओटीटी पर क्राइम सीरीज देखने का शौक था, और एमआरएफ का ये जो बैट आप देख रहे हैं, ये बैट जो लड़की मरी है यानी सहस्त्रा जो है, उसके घर में रखा हुआ था, और ये बैट उसको चाहिए था। और कई बार उसने देखा था कि जब एक रोज़ हुआ ऐसा था कि हाल ही में सहस्त्रा का बर्थडे भी था और उसकी बर्थडे पार्टी में ये लड़का गया हुआ था। वहाँ पर पुलिस ने तस्वीरें भी देखी, तो उस बर्थडे पार्टी में इसने वो बैट देखा और इसको लगा कि क्यों ना ये बैट वो ले ले, और इसीलिए वो प्लानिंग करता है। लेकिन इस लड़के को समझ में आता है, जो आरोपी है, समझ में आता है कि इस पूरी सोसाइटी में बहुत सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में करीब 1 महीने से वो प्लानिंग कर रहा था और उसने ये सोचा कि अब इस सीसीटीवी से बचकर कैसे सहस्त्रा के फ्लैट में दाखिल हो पाए। तो ऐसे में उसने, जो लड़के ने प्लानिंग की, वो ये प्लानिंग की थी, जो उसने पुलिस को भी समझाया, पुलिस ने जो चीज़ें पूरी मीडिया को बताई हैं। दरअसल ये 2 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और बिल्डिंग में जो दोनों बिल्डिंग्स हैं, उनका जो 3rd फ्लोर है वो बिल्कुल सेम बैठता है, मतलब कि दोनों की हाइट एकदम बराबर है। अगर आप इस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। अब उनके बीच का जो गैप है वो भी महज 2 फीट का है, और तो और बिल्डिंग के बाद एक और बाउंड्री कर रखी है, मुंडेर बना रखी है, और उसी मुंडेर पे जो एआई इंजीनियर शख्स था जिसने पुलिस को बताया था, उसी मुंडेर पे लड़के को देखा गया था। अब इस लड़के ने सीसीटीवी से बचने के लिए प्लान ये किया, क्योंकि ये जिस बिल्डिंग पे 4थे फ्लोर पे रहता था, वहां से नीचे उतरकर 3रे फ्लोर पर आता है। उस फ्लोर के छज्जे से ये उस मुंडेर पर जाता है, और उस मुंडेर पर कूदकर दूसरी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ये पहुंचता है, और वहीं पर सहस्त्रा का फ्लैट था। और इसके बाद ये उस रोज सुबह सुबह उस फ्लैट में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद देखता है कि एमआरएफ का बैट रखा है, और पूजा घर के पास कुछ पैसे भी रखे थे। तो ये सबसे पहले बैट लेता है और कुछ पैसे भी उठाता है, लेकिन उस वक्त हॉल में बैठकर जो सहस्त्रा है वो टीवी देख रही थी, और इस लड़के को लगा था कि शायद सहस्त्रा नहीं देख पाएगी उसको, तो इसका गैस लीक वाला जो प्लान था वो तो वहां पर फेल हो जाता है। लेकिन ये जो लॉक काटने के लिए अपने साथ चाकू ले गया था, ये उस चाकू का यूज करके सहस्त्रा का मर्डर करता है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जब ये उस फ्लैट में दाखिल होता है तो कमरे में घुसता है, कमरे से बैट उठाता है, वहीं पर मंदिर था, वहां से पैसे भी लेता है, लेकिन जैसे बाहर निकल रहा होता है, ऐसे लगता है बड़े आराम से निकल जाएगा, सहस्त्रा मुड़कर इसे देख लेती है और बोलती है कि जो तुम कर रहे हो मैं पापा को बताऊंगी, तुम मेरे घर चोरी करने आए हो। इसके बाद जो चाकू ये लेकर आया था, उसी चाकू से लगातार 21 बार सहस्त्रा के गले पर, पेट पर ताबड़तोड़ वार करता है। हर जगह खून ही खून फैल जाता है। हॉल में जो बेड पड़ा हुआ था वहां पर सहस्त्रा गिर जाती है और हर तरफ खून ही खून फैल गया था। अब ऐसे में इस लड़की की जो प्लानिंग थी गैस से आग लगाने वाली, ब्लास्ट करने वाली, वो तो फेल हो जाती है, लेकिन इसके बाद ये फौरन फटाफट दोबारा से
गेट को लॉक करता है, फिर से उस छज्जे पर चढ़ता है, छज्जे से मुंडेर पर पहुंचता है और फिर अपनी बिल्डिंग में कूदकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद फौरन ये अपने फ्लैट में दाखिल होता है, वहां पर जो चाकू था उसको धोता है और फिर चाकू को ले जाकर किचन में रख देता है और इसके बाद अपने सारे कपड़े उतार कर मशीन में धोता है। ये सारी चीज़ें इसकी माँ देखती हैं। माँ पूछती भी है कि क्या बात है, तुम कपड़े क्यों धो रहे हो? तो बोलता है मैं खेलने गया था, गंदे हो गए। कपड़े धोता है, फिर नहा कर भी आता है। अब नहा के आने के बाद जब ये बात खबर थोड़ी देर बाद फैल जाती है, करीब 12:30 के आसपास कि एक मर्डर हो गया एक लड़की का, तो तभी जो 14 साल के लड़के, जो कातिल लड़का है, उसकी माँ ने तभी पूछा था कि बेटा क्या तुम्हारा इस चीज़ में कोई रोल तो नहीं है, तुमने उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? तब ये मना भी करता है और तभी इसकी माँ को शक हुआ था, लेकिन फिर माँ को लगता है कि एक बच्चा ऐसा क्यों करेगा और वो उसकी बात को मान लेती हैं। तो ये पूरी कहानी जब पुलिस के सामने भी आती है और पुलिस जिस तरह से बताती है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। किस तरह से एक 14 साल का बच्चा बाकायदा प्लानिंग करता है। वो पूरी ये प्लानिंग करता है कि घर को ही उड़ा दो, घर में लोग मौजूद हों ना मौजूद हों, कोई हो चाहे ना हो, आराम से जाओ, चोरी करो, गैस का पाइप काट दो, आग लगा दो, गेट बंद कर दो ताकि थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाए। ये लड़का इस तरह से बाकायदा प्लानिंग करता है। ये वो नोट है, इसी नोट के अंदर इसने सारी चीज़ें लिखी जिसके ज़रिए पुलिस ने पूरा केस था उसको सुलझा दिया। और साथ ही साथ एक नहीं, करीब करीब सोचिए 2 प्लान ये लड़का बना कर रखता है। इसे पता था कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो इसे मर्डर भी करना पड़ेगा, तो अपने साथ चाकू भी ले जाता है जिसे वो लॉक काटने के लिए ले गया था। लेकिन इसे पता था कि हो ना हो, अगर कोई इसे पकड़ लेगा तो ये बड़ी आसानी से उसका कत्ल कर देगा। और तो और पुलिस को ये गुमराह भी करता है, सोशल मीडिया पर बाकायदा अपडेट भी ले रहा था और ये चेक कर रहा था कि आखिर चीज़ें क्या चल रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस और है। और मैं अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो पुलिस इस तक पहुंचने वाली है, तो ये सोच रहा था कि कुछ नई कहानी बना देगा। लेकिन जिस तरह से इसके खिलाफ सबूत मिलते हैं वो सारे सबूत इसके खिलाफ जाते हैं और पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ये जो नाबालिग 14 साल का लड़का है, फिलहाल इसे बाल सुधार गृह में रखा गया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी विडंबना है ये कि 14 साल का लड़का है, प्लानिंग इसने इतनी ज़बरदस्त की है, बाकायदा नोट लिखा है, 2 तरह की प्लानिंग की। प्लान ए में ये था कि घर को ही उड़ा देगा ब्लास्ट से, प्लान बी था कि अगर कोई भी दिखता है तो उसको चाकू से मार देगा। तो सोचिए, इस बच्चे का हम नाम तक आपको नहीं बता पा रहे क्योंकि ये नाबालिग है। और जिस तरह से कई सारे लॉज हैं जिनमें कहा जाता है कि कोई भी आरोपी अगर वो नाबालिग है तो ना आप उसका चेहरा दिखाएंगे ना आप उसका नाम बताएंगे, तो उसके तहत हम ना आपको इसका नाम बता सकते हैं ना ही चेहरा बता सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बच्चे का नाम और उसका चेहरा सार्वजनिक नहीं किया है और अब इसे बाल सुधार गृह में रखा गया। लेकिन अगर आप परिवार की माने, जो बच्ची का परिवार है, जो सहस्त्रा का परिवार है, उस कॉलोनी में जो और भी लोग रहते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इस लड़के ने प्लानिंग की, जिस तरह से इसने मर्डर किया और इसको डर नहीं लगा, तो ऐसे में ये जो पूरा केस है ये बाल सुधार गृह और जुवेनाइल का बनता ही नहीं है। ये बच्चा कहीं से भी नाबालिग नहीं है, इसकी सोच एक बालिग की तरह है। ये प्लान कर सकता है, प्लॉटिंग कर सकता है, ये षड्यंत्र को रच सकता है, उसको अप्लाई भी कर सकता है और एक हीनियस क्राइम को कर सकता है। तो इस पर जो केस चलना चाहिए वो बड़े की तरह से चलना चाहिए। और तो और जो परिवार है, जो सहस्त्रा का परिवार है, वो तो ये कह रहा है कि इस बच्चे को एनकाउंटर में मार दो, इस लड़के को मार दो, इस लड़के को फांसी दे दो, इसका एनकाउंटर कर दो, कैसे भी करके हमें न्याय दो। तो फिलहाल जो लड़का है उसे बाल सुधार गृह में रखा गया है और पुलिस ने जो है वो केस रजिस्टर कर ही लिया है। आरोप इस पर जो धाराएं हैं वो लगा ही दी गई हैं। लेकिन अब इस पूरे केस में ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि क्या कोर्ट इस केस में, जब ये केस जो है कोर्ट में पहुंचता है, तो क्या इस लड़के पर एक बड़े व्यक्ति की तरह, वयस्क की तरह चार्जेस लगाए जाएंगे, इस केस को सुनवाई की जाएगी, या इसे भी बाल सुधार गृह में डालकर 3 साल की सज़ा देकर आराम से बाहर छोड़कर और फिर जो कहानी है वो आगे बढ़ जाएगी। फिर जिस तरह से इसकी मानसिक स्थिति है, जिस तरह से इसने कत्ल किया, एक प्लानिंग की, कहीं से भी नहीं लगता कि एक बच्चे की प्लानिंग हो सकती है, वो भी 14 साल के लड़के की।